गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 द थ्री ऑर्डर्स 3 वर्ग इसका पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 3 का फर्स्ट टॉपिक है नाइट्स ए डिस्टिंक्टिव ग्रुप। नाइट्स यानी जो योद्धा होते हैं, लड़ाऊ, जो युद्ध में लड़ने वाले सैनिक वगैरह, वो नाइट्स होते हैं, उनको नाइट्स कहा जाता था। एक विशिष्ट समूह था ये। देयर वर रेगुलर लोकलाइज्ड वॉर इन यूरोप। यूरोप में नियमित तौर पे, रेगुलर तौर पे स्थानीय युद्ध होते रहते थे। द इनसफिशिएंट एमेच्योर पीजेंट सोल्जर्स एंड लैक ऑफ गुड कैवलरी हैड क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। अब वहाँ पर अपर्याप्त मात्रा में शौकिया किसान और सैनिक थे, जिसकी वजह से जो किसान ही थे जो कभी कभी सैनिक सेवा देते थे। वो शौकिया तौर पर, एमेच्योर यानी शौकिया, अपने शौक़ को पूरा करने के लिए कभी कभी सेना में भर्ती हो जाते थे। इस वजह से वहाँ पर यूरोप में कुशल अश्व सेना, बढ़िया अच्छी क्वालिटी की अश्व सेना या घुड़सवार सेना की समस्या या प्रॉब्लम पैदा हो गई थी। दिस लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ न्यू सेक्शन ऑफ पीपल इन सोसाइटी नोन एज नाइट। और इनके वजह से एक नए वर्ग का उद्भव होता है, नए वर्ग का जन्म होता है समाज में, जिसको नाइट के रूप में या योद्धाओं के रूप में जाना जाता है। दे वर अंडर द लॉर्ड्स हु वर सबऑर्डिनेट्स ऑफ द किंग। अब ये जो नाइट्स थे वो लॉर्ड के कंट्रोल में आते थे। लॉर्ड यानी सामंत या जो कुलीन या अभिजात वर्ग के लोग जो थे उनको लॉर्ड कहा जाता था। तो वो सब नाइट्स लॉर्ड के अधीन होते थे, उनके अंडर होते थे, ठीक है। और जो लॉर्ड होते थे वो किंग के सबऑर्डिनेट या अधीन होते थे, ठीक है। तो नाइट्स तो लॉर्ड के अधीन होंगे और लॉर्ड्स होते थे किंग के अधीन या उनके नियंत्रण में होते थे। द नाइट्स पेड हिज लॉर्ड कस्टमरी फीस एंड प्लेस्ड टू फाइट फॉर हिम इन वॉर। जो नाइट्स होता था, लड़ाका या योद्धा होता था, वह लॉर्ड के लिए युद्ध में लड़ने का वचन देता था। साथ ही उसको कस्टमरी फीस या निश्चित कोई उसकी फीस व रकम वगैरह जो होता था उसको देना होता था लॉर्ड को, नाइट्स के द्वारा लॉर्ड्स को देना होता था, वो उसको देता था। साथ ही यह भी वचन देता था कि जब कभी लड़ाई होगी तो वह लॉर्ड की ओर से लड़ाई करेगा। द लॉर्ड्स ग्रांटेड ए पीस ऑफ लैंड कॉल्ड फीफ फॉर नाइट्स इन ल्यू ऑफ देयर सर्विसेज एज देयर प्रोटेक्टोरेट्स। मतलब अब जब वो उसको निश्चित रकम भी देगा, वचन भी देगा कि वो लड़ाई होगी तो लॉर्ड की तरफ से लड़ेगा, तो बदले में लॉर्ड भी उसको कुछ देगा। क्या देता था? ज़मीन का एक टुकड़ा, जिसको फीफ कहा जाता था। मतलब बदले में लॉर्ड भी किसको? नाइट्स को। लॉर्ड भी नाइट्स को ज़मीन का एक टुकड़ा देते थे जिसको फीफ कहा जाता था, और नाइट्स को ये उनकी सेवा के बदले में मिलता था, जो कि वो अपने लॉर्ड के संरक्षण के लिए जो वचन देता था कि वो उसकी तरफ से लड़ेगा और उसको निश्चित रकम देगा। तो वो सब उनकी जो सेवा करता था, लॉर्ड्स की जो सेवा करता था, उसके बदले में लॉर्ड उनको ज़मीन का टुकड़ा का देते थे, जिसको फीफ कहा जाता था। द फीफ ऑफ नाइट्स कुड बी हेरेडिटरी एंड was to any size from 1000 to 2000 acres और more। तो जो फीफ या ज़मीन का टुकड़ा होता था नाइट्स को जो मिलता था लॉर्ड्स की तरफ से, वह उस टुकड़े को उत्तराधिकार में अपने पुत्र को सौंप सकता था। उसको मतलब लॉर्ड वापस नहीं लेता था। जिस नाइट्स को वो मिल जाती थी तो वो नाइट वो उसी की हो जाती थी। बाद में उसके वंश के जो दूसरे लोग होंगे, जैसे उसका पुत्र होगा, उसका पोता या जो भी प्रपोत्र जो होगा, वो उस पर अपना अधिकार रखते थे।
और ये जो फीफ का जो आकार था वह 1000 एकड़ से लेकर 2000 एकड़ तक भी हो सकता था। ठीक है, फीफ का जो आकार होता था वो 1000 एकड़ से 2000 एकड़ तक भी हो सकता था। ए नाइट्स फीफ consisted of a house for him and his family, church settlement of dependent together with water mills and wine press। अब जो नाइट होता था उसके फीफ में मतलब उसकी ज़मीन में क्या क्या शामिल होता था? एक तो उसका घर जिसमें वो रहता था, साथ ही उसके परिवार के लोग रहते थे, साथ ही एक चर्च होता था। ठीक है, साथ ही उस चर्च पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों की व्यवस्था भी वहीं होती थी, उस ज़मीन पर ही होती थी। साथ में एक वाटर मिल होती थी यानी पनचक्की यानी पानी से चलने वाली चक्की होती थी, एंड वाइन प्रेसेस। इसके अलावा शराब संपीड़क या ये बोल लो शराब बनाने की भट्टियाँ वगैरह वह भी नाइट्स के फीफ में शामिल होती थी। मतलब जो नाइट को जो फीफ मिलती थी उसमें ये सारी चीज़ें आती थी। द पीजेंट्स कल्टिवेटेड द लैंड ऑफ द फीफ। अब उस फीफ को यानी नाइट्स को जो फीफ मिलता था लॉर्ड्स के द्वारा वह भी किसानों के द्वारा जोती जाती थी, उसमें खेती किसान ही करते थे। इन एक्सचेंज द नाइट पेड हिज लॉर्ड ए रेगुलर फीस एंड प्रोमिस्ड टू फाइट फॉर हिम इन वॉर। यह आपने पहले भी पढ़ा। अभी बदले में जो नाइट्स को जो फीफ मिलती है लॉर्ड से, तो नाइट बदले में उसके क्या करता था, वो निश्चित रकम लॉर्ड को चुकाता था। साथ ही युद्ध के समय, लड़ाई के समय लॉर्ड की तरफ से लड़ने का भी वचन देता था या वादा करता था। ए नाइट कुड सर्व मोर देन वन लॉर्ड बट रिमेन्ड लॉयल टू हिज ऑन लॉर्ड। एक जो नाइट होता है या योद्धा होता है वह एक से ज़्यादा लॉर्ड की या एक से ज़्यादा अभिजातों की सेवा कर सकता था। मतलब उनकी अलग अलग सर्विस वो दे सकता था, लेकिन वह वफादार या निष्ठावान केवल अपने खुद के स्वामी के लिए या खुद के लॉर्ड के लिए ही होता था। मतलब वो काम तो दूसरे लॉर्डों के दूसरे जो अभिजात होते थे या कुलीन होते थे उनके यहाँ भी कर सकता था, लेकिन वो उसकी जो निष्ठा होगी वह अपने खुद के लॉर्ड या अभिजात के प्रति ही होती थी। ओके, द थर्ड ऑर्डर पीजेंट्स फ्री एंड अनफ्री। तीसरा वर्ग किसान, स्वतंत्र और बंधक। द थर्ड ऑर्डर कंसिस्टेड ऑफ वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल विच वर मेनली कल्टिवेटर्स। तीसरा जो वर्ग था उसमें मुख्य रूप से विशाल संख्या थी लोगों की, जिसमें अधिकतर लोग किसान ही थे। द कल्टिवेटर्स हैड टू कैटेगरीज, फ्री पीजेंट्स एंड सर्फ्स। अब किसानों के भी दो वर्ग थे, दो श्रेणियां थी। पहला था फ्री पीजेंट्स यानी मुक्त या स्वतंत्र किसान, एंड सर्फ्स दूसरे थे सर्फ यानी कृषि दास या कृषि में काम करने वाले, खेतों में काम करने वाले गुलाम, कृषि दास। ओके, द फ्री पीजेंट्स वर दोज हु हैड ऑन लैंड्स बट वर्कड एज टेनेंट्स ऑफ द लॉर्ड। मतलब फ्री पीजेंट्स या स्वतंत्र किसान वो थे जिनकी खुद की ज़मीन तो थी, लेकिन वो उसे अपनी ज़मीन ना मानकर लॉर्ड की ज़मीन मानते थे और वो खुद लॉर्ड के काश्तकार या किराएदार के रूप में खेती करते थे। दे हैड टू गिव मिलिट्री सर्विसेज फॉर एटलीस्ट 40 days इन ए ईयर। और उन स्वतंत्र किसानों को अपने लॉर्ड के लिए, अपने स्वामी के लिए कम से कम साल में 40 दिन सैनिक सेवा देनी होती थी। दे हैड टू work on Lord's fields for 3 days generally in a week in the form of labor rent।
अब उन्हें भी सप्ताह में कम से कम 3 दिन, सप्ताह में 3 दिन कम से कम लॉर्ड के खेतों में जाकर अपनी मजदूरी या श्रम का उपयोग करना होता था। मतलब सप्ताह में 3 दिन लॉर्ड के खेतों में काम करेगा और 3 दिन अपने खेतों में काम करता था, एक श्रम अधिशेष के रूप में। टुगेदर विद दिस दे हैड टू प्रोवाइड अनपेड सर्विसेज फॉर वर्क्स लाइक डिगिंग डिचेस, गैदरिंग फायरवुड्स, बिल्डिंग फेंस एंड मेंटेनिंग रोड एंड बिल्डिंग्स। इसके साथ साथ ही वो बिना मजदूरी के श्रम सेवा भी देते थे, मतलब ऐसा काम करते थे, बदले में कोई पैसा उनको नहीं मिलता था। तो वो अनपेड सर्विस यानी बिना मजदूरी के या बिना मेहनत आने के वो अपनी श्रम सेवा देते थे, मेहनत करते थे। फॉर वर्क्स लाइक डिगिंग डिचेस, जैसे कि गड्ढे खोदना, गैदरिंग फायरवुड, जलाऊ लकड़ी इकट्ठी करना, बिल्डिंग फेंस, बाड़ लगाना मतलब तारबंदी करना, एंड मेंटेनिंग रोड्स, या साथ ही रोड और बिल्डिंग, जो सड़कें हैं, भवन है, लॉर्ड्स की जो भवनें हैं, जो अलग अलग इमारतें हैं, उनकी मरम्मत करना, रख रखाव करना, ये सारा काम वो अनपेड लेबर मतलब बिना पैसा लिए करते थे ये सारा काम। Women and children had to do several tasks together with work on fields like spinning thread, weaving cloth, making candles and preparing wine from grapes. महिलाएं और बच्चों को भी अलग अलग कार्य करने होते थे साथ में मिलकर, जैसे कि खेतों में काम करना और अलग अलग क्षेत्रों में काम करना, जैसे कि सूत काटना, धागा बनाना, ठीक है, रेशों से धागे बनाना, वीविंग क्लॉथ, कपड़ों की बुनाई करना, मेकिंग कैंडल्स, मोमबत्तियाँ बनाना, एंड प्रिपेयरिंग वाइन फ्रॉम ग्रेप्स, और अंगूरों से शराब तैयार करना। ये सारे काम महिलाएं और बच्चे भी करते थे। द फ्री पीजेंट्स हैड टू पे टैक्स टेली to king from which clergy and nobles were exempted। तो जो फ्री पीजेंट्स होते थे यानी मुक्त किसान या आज़ाद किसान, उनको राजा को एक टैक्स चुकाना पड़ता था जिसका नाम था टेली, ठीक है, जिससे कि पादरी वर्ग और अभिजात वर्ग मुक्त थे। मतलब पादरी और अभिजात वर्गों को ये टेली टैक्स नहीं देना होता था, केवल जो किसान होते थे उनको ये टेली टैक्स चुकाना होता था। किसको? राजा को। द सर्फ्स टिल द लैंड ऑफ लॉर्ड्स, साथ ही जो सर्फ यानी कृषिदास, खेतों में काम करने वाले गुलाम, वो लॉर्ड की ज़मीन में खेती करते थे, उनको बोते थे, वहाँ काम करते थे। मोस्ट पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस वाज सबमिटेड टू द लॉर्ड, और जहाँ पर वो खेती करते थे, जब फसल तैयार हो जाती थी तो फसल का ज़्यादातर हिस्सा, अधिकतर हिस्सा वो लॉर्ड को या अभिजात को जमा करा देते थे, अपने पास नहीं रखते थे। अपने पास थोड़ा बहुत रखते होंगे, बाकी सारा हिस्सा वो लॉर्ड के यहाँ जमा कराना होता था उनको। दे हैड टू वर्क ऑन द लैंड्स ऑफ लॉर्ड्स विदाउट वेजेस, और उनको बिना मजदूरी के, बिना मेहनत आने के, बिना पैसे के लॉर्ड के खेतों में काम करना होता था। दे वर नॉट अलाउड टू लीव द एस्टेट विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम द लॉर्ड, और उनको लॉर्ड की बिना आज्ञा के बिना या अभिजात की बिना आज्ञा के बिना अपनी जागीर को छोड़ने का भी छोड़ने की परमिशन या अनुमति भी नहीं थी। वो बिना उनकी आज्ञा के कहीं जा नहीं सकते थे। द लॉर्ड क्लेम्ड सेवरल मोनोपोलीज एट द कॉस्ट ऑफ हिज सर्फ। इसके अलावा जो अभिजात या कुलीन लोग थे वो उन कृषि दासों पर, उन गुलामों पर कई तरह के एकाधिकार भी रखते थे और उसका दावा करते थे कि ये मेरे गुलाम हैं, मैं जैसा चाहूँगा वैसा इनको करना होगा। तो इस तरह से कई तरह के एकाधिकार उन्होंने उन पर बनाकर रखा था। सर्फ्स कुड यूज ओनली लॉर्ड्स फ्लोर मिल, his oven to bake their bread and his wine presses to distill wine and beer। अब कृषि दासों को
केवल अपने लॉर्ड, उनके लॉर्ड या जो अभिजात है उनकी आटा चक्की में ही काम कर सकते थे वो, और उनके तंदूर में ही वो अपनी रोटी वगैरह बना सकते थे, रोटी सेक सकते थे। साथ ही जो शराब संपीड़क, वाइन प्रेसेज यानी शराब संपीड़क या शराब की जो भट्टियाँ होती थी वहाँ पर ही वो शराब या बियर आदि बना सकते थे। किसी और जगह पर या किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाकर वो ऐसा काम नहीं कर सकते थे। वो केवल अपने मालिक के पास या जो उनका जो अभिजात होगा उन्हीं के घर में ये सब काम कर सकते थे। द लॉर्ड डिसाइड्स हु मे सर्फ शुड मैरी और माइट गिव द ब्लेसिंग्स टू द सर्फ्स चॉइस बट ऑन ए पेमेंट ऑफ ए फी। पेमेंट ऑफ ए फ़ी है, यहाँ फ्री लिखा है, गलत है, ये फ़ी होगा। ओके, जो लॉर्ड था वह उसकी शादी का निर्णय लेता था। मतलब जो कृषिदास होगा वो किससे शादी करेगा किससे नहीं करेगा इसका फैसला भी वो लॉर्ड लेता था। साथ ही अगर किसी कृषिदास को कोई दूसरी लड़की पसंद है तो उस लड़की को भी वो आशीर्वाद दे सकता था, लेकिन इसके बदले में वह उससे कुछ फ़ी यानी शुल्क लेता था। कुछ पेमेंट अगर सर्फ उसको करेगा लॉर्ड को तो वो उसकी जो पसंद होगी, जो उस लड़की को वो पसंद करता है, उससे भी वो आशीर्वाद दे सकता है और फिर उससे वो शादी कर सकता है। इस तरह से वो शुल्क लेकर कृषिदास और उसकी पसंद को आशीर्वाद देता था। नेक्स्ट टॉपिक है इंग्लैंड एंड द एंजल्स लैंड। इंग्लैंड द एंजल्स लैंड मतलब इंग्लैंड एक एंजल्स लैंड के रूप में। द एंजल्स एंड सैक्सन्स केम फ्रॉम सेंट्रल यूरोप एंड गॉट सेटल्ड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग 6th सेंचुरी। एंजल और सैक्सन ये लोग आकर कहाँ से, मध्य यूरोप से आकर इंग्लैंड में बस गए थे 6ठी सदी ईस्वी में। ठीक है। द नेम ऑफ द कंट्री इंग्लैंड इज मॉडिफिकेशन ऑफ एंजल लैंड एज इंग्लैंड वाज इनहेबिटेड बाय एंजल्स। तो धीरे धीरे बाद में एंजल लैंड से ही इस शब्द का रूपांतरण होकर समय के साथ ये इंग्लैंड में बदल जाता है। मतलब एंजल लैंड पहले जिसका नाम था धीरे धीरे उसका रूपांतरण हो गया इंग्लैंड में, और फिर जाकर इसको इंग्लैंड कहा जाने लगा। और ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैंड को बसाने वाले एंजिल ही थे या एंजिल लोग ही थे, जो कि सबसे पहले वहाँ आए थे और बस गए थे। बाद में अपने नाम पर उन्होंने एंजल लैंड रखा और धीरे धीरे रूपांतरित होकर इसका नाम पड़ गया इंग्लैंड। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। कौन कौन से फैक्टर है जो कि सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। देयर वर सेवरल प्रोसेसेस विच वर अफेक्टिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। और वहाँ पर बहुत सारी प्रक्रियाएं थी जिससे कि सामाजिक और आर्थिक संबंधों पर प्रभाव पड़ता था। इनमें सबसे पहले है द एनवायरनमेंट, पर्यावरण। बिटवीन 5th एंड 10th centuries, Europe had undergone an extreme cold climate change। 5वीं और 10वीं सदी के बीच में यूरोप के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेट चेंज देखने को मिला, जब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम आया। मतलब बहुत ज़्यादा ठंड का दौर वहाँ देखने को मिला, और ऐसा हुआ कि गर्मी के दिनों में भी ठंड पड़ती थी। ठीक है, गर्मी के मौसम में भी बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होती थी। This shortened growing seasons for crops and reduced agricultural production। इस ठंड की वजह से इसने फसल तैयार होने की जो अवधि होती थी उसको शॉर्ट कर दिया, छोटा कर दिया या कम कर दिया, जिससे कृषि उत्पादन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी कम होने लग गया। मतलब जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ फसल तैयार होने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है और फसलें अच्छे से पक पाती है, और अच्छे से पकेगी तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। लेकिन जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ेगी वहाँ उसका उल्टा हो जाएगा। इस वजह से वहाँ पे
फसल का सीजन भी कम हो गया और जिसकी वजह से उत्पादन भी कम हो गया। बाय द 11th सेंचुरी यूरोप एंटर्ड ए वार्म फेज, लेकिन 11वीं सदी आते आते मतलब 5वीं से 10वीं सदी तक तो बिल्कुल ठंडा मौसम रहा और 11वीं सदी आते आते यूरोप में वापस गर्मी का दौर आ गया, वापस गर्मी पड़ने लग गई। इंक्रीज इन टेम्परेचर हैड ए डीप इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, और तापमान में वृद्धि होने से कृषि पर भी, खेती पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। पीजेंट्स हैड ए लॉन्गर ग्रोइंग सीजन एंड सोइल कुड बी इजीली प्लाउड। अब किसानों के पास एक लंबी फसल अवधि मिलने लगी। किसानों के पास मतलब पहले 3 महीने में फसल तैयार हो रही थी, अब 4 महीने का टाइम मिल जाने लग गया, ठीक है। एंड सोइल कुड बी इजीली प्लाउड, इससे अब पाला नहीं पड़ता था, मतलब ज़्यादा ठंड नहीं पड़ेगी तो पाला भी नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से मिट्टी को आसानी से जोता जा सकता था और खोदा जा सकता था। दिस रिजल्टेड इन द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, और इसकी वजह से कृषि में विस्तार देखने को मिला। यूरोप में 11वीं सेंचुरी में जाकर कृषि प्रोडक्शन में हमें विस्तार देखने को मिलता है। ओके, सेकंड फैक्टर है लैंड यूज़, भूमि का उपयोग। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय पीजेंट्स इनिशियली वाज प्रिमिटिव, ठीक है। शुरुआत में लोगों द्वारा जो कृषि तकनीकों का प्रयोग किया जाता था वो बहुत ही आदिम या प्राचीन किस्म की थी। दे हैड टू यूज़ वुडन प्लाउ ड्रॉन बाय कपल ऑफ ऑक्शन, वो एक लकड़ी का हल का यूज़ करते थे, प्रयोग करते थे, जो कि एक बैलों के जोड़ी द्वारा उसको खींचा जाता था। विच कुड ओनली स्क्रैच द सरफेस ऑफ अर्थ इंस्टेड ऑफ ड्राइंग फुल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब वो लकड़ी के हल होने की वजह से वो केवल जो ज़मीन होती थी उसकी ऊपरी सतह को थोड़ा खुरच पाते थे, वो ज़मीन के अंदर गहराई तक नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि वो लोहे से नहीं बने थे, लकड़ी के बने हुए थे, जिसकी वजह से वो जो ज़मीन के अंदर दबी हुई उर्वरता है या फर्टिलिटी है उसको बाहर नहीं निकाल पाते थे, ठीक है। और बड़ प्रिमिटिव या प्राचीन तरीके से वो खेती करते थे, उनको जो ज़मीन की उर्वरता है, ज़मीन के नीचे दबी हुई है, उसको निकाल पाने में वो असफल रह रहे थे। सो फील्ड्स नीडेड टू बी डग बाय हैंड रेगुलरली वंस इन 4 years, मतलब इस वजह से जब बहुत गहराई तक वो हल नीचे गहराई तक खोद नहीं पाएंगे तो फर्टिलिटी को निकालने के लिए वो क्या करते थे, हर 4 साल में एक बार वो हाथों से ज़मीन को खोदते थे, ठीक है। 4 साल में एक बार वो अपने हाथों की सहायता से पूरी ज़मीन को खोदते थे और जो ज़मीन की फर्टिलिटी है, उर्वरता है, उसको बाहर लाते थे। ठीक है, ओके। एग्रीकल्चर वाज देयरफॉर वेरी लेबर डिमांडिंग, इस वजह से खेती एक बहुत ही ज़्यादा श्रम साध्य या खेती में बहुत ज़्यादा श्रम की आवश्यकता मानी जाती थी, या आज भी हम जानते हैं कि खेती में सबसे ज़्यादा श्रम की ज़रूरत होती है। एन अनप्रोडक्टिव मेथड ऑफ क्रॉप रोटेशन वाज इन यूज़ इन विच द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू 2 halves। इसी प्रकार उस समय जो प्रिमिटिव तरीके से या आदिम तरीके से खेती की जा रही थी, उसी का एक प्रभावहीन या अनप्रोडक्टिव तरीका ये था कि वो ज़मीन को 2 भागों में बांटकर क्रॉप जो रोटेशन था, फसल चक्र का उपयोग कर रहे थे। फसल चक्र का उपयोग किस तरह से कर रहे थे, उनका जो भी खेत होता था उसको वो 2 भागों में बांट देते थे, उसके बाद उसमें खेती करते थे। कैसे करते थे, इन वन विंटर wheat was grown in autumn and other left follow and vice versa। मतलब एक भाग में, मतलब 2 भाग कर दिए, एक भाग में वो विंटर सीजन में मतलब शरद ऋतु में सर्दी का गेहूँ बोएंगे, ठीक है। ऑटम यानी शरद ऋतु में
विंटर व्हीट, सर्दी में जो बोया जाने वाला गेहूँ है वो बोएंगे, ठीक है। और दूसरा पार्ट होगा ज़मीन का, दूसरा जो हिस्सा होगा उसमें वो कुछ नहीं बोएंगे, उसको खाली या परती छोड़ देंगे, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, और अगले साल उसका उल्टा कर दिया जाता था। अगले साल जो ज़मीन खाली रख दी जाती थी उसमें और कुछ फसल बो दी जाएगी, और जिसमें इस साल कुछ बोया था उसको खाली छोड़ दिया जाएगा। मतलब आधी ज़मीन किसी न किसी तरह से बेकार ही छोड़ी जाती थी, ठीक है। इस तरह से ज़मीन इतनी ज़्यादा होते हुए भी वो प्रोडक्शन कम कर पाते थे, आधी ज़मीन पर ही प्रोडक्शन कर पाते थे, क्योंकि वो मानते थे कि खाली छोड़ने से उसकी उर्वरता वापस आ जाएगी। इस वजह से जो अनप्रोडक्टिव मेथड था या प्रभावी तरीका था वो इसका उपयोग कर रहे थे, ठीक है। राई वाज ग्रोन इन अदर हाफ, अगले साल मतलब अगले साल जब वो खाली छोड़ी ज़मीन पर बोएंगे, अगले साल उस पर राई बोई जाती थी, ठीक है, दूसरे हिस्से में। दिस वाज ए सिस्टम ऑफ डिस्ट्रॉइंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड कॉज्ड फ्रीक्वेंट फेमिन्स, ठीक है। तो अगले साल उसमें राई बो दी जाएगी और दूसरे हिस्से को खाली छोड़ दिया जाता था, और इस प्रकार यह ज़मीन की उर्वरता को नष्ट करने की उन्होंने एक व्यवस्था कर रखी थी, जिसकी वजह से प्राय यूरोप में अकाल देखने को मिलते थे, क्योंकि अनाज समय पर लोगों को नहीं मिल पाता था, क्योंकि आधी ज़मीन तो बर्बाद कर रखी थी खाली छोड़कर, ठीक है। इस वजह से समय समय पर फसलें ख़राब हो जाती थी, अकाल पड़ जाता था, पाला पड़ जाता था, ज़्यादा ठंड पड़ती थी, इस वजह से अकाल की समस्या देखने को मिलती थी। क्रॉनिक मलन्यूट्रिशन ऑकर्ड एंड लाइफ ऑफ द पुअर बिकेम मोर डिफ़िकल्ट। इसके अलावा क्रॉनिक मलन्यूट्रिशन ऑकर्ड, स्थायी या दीर्घकालिक कुपोषण के शिकार लोग बन गए, मतलब लोग कुपोषित होने लग गए। एंड लाइफ ऑफ द पुअर बिकेम मोर डिफ़िकल्ट, साथ ही जो गरीब लोग थे उनका जीवन और ज़्यादा कठिन हो गया। द लॉर्ड्स वर एप्रीहेंसिव टू इंक्रीज देयर इनकम एज इट वाज डिफ़िकल्ट टू इंक्रीज आउटपुट फ्रॉम द लैंड। अब जो लॉर्ड या सामंत जो थे वह भी अपनी आय को बढ़ाने में उत्सुक रहते थे, वो भी चाहते थे कि हमारी इनकम बढ़े, कैसे बढ़े, लेकिन अपनी उन इनकम को वो कृषि के द्वारा बढ़ाने में असमर्थ थे, क्योंकि भूमि से जो उत्पादन हो रहा था वो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था, उत्पादन बढ़ ही नहीं पा रहा था, जिस वजह से लॉर्ड्स की इनकम भी नहीं बढ़ पा रही थी। सो दे फोर्स द पीजेंट्स टू वर्क ऑन हिज मेनोरियल एस्टेट्स मोर देन द लीगल टाइम। इसीलिए उन्होंने क्या किया, फिर जो किसान उनके खेतों में काम करते थे या भी जो सर्फ जो काम करते थे, उन सबको ज़बरदस्ती मजबूर किया कि जो उनके जो मेनर है या मेनर की जो जागीर है उसमें वो ज़रूरत से ज़्यादा समय तक काम करेंगे। जैसे मान लो उनके लिए निर्धारित कर रखा है 8 घंटे या 10 घंटे, तो वो 8 या 10 घंटों से ज़्यादा समय तक रहकर उनके यहाँ पे मजदूरी करेंगे, काम करेंगे, ताकि जो उनका जो इनकम में जो घाटा हो रहा है उसकी भरपाई उनके काम के द्वारा कर सके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि के क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन, बाद में वो कुछ खेती के क्षेत्र में अलग अलग परिवर्तन लाते हैं जिससे प्रोडक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। द 11th सेंचुरी सा सेवरल चेंजेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इसी तरह हमने पढ़ा कि 5वीं से 10वीं सदी तक यूरोप में बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम या ठंड का दौर आया था, और 11वीं सदी आने पर वापस गर्मी शुरू हो गई थी। तो इसी तरह 11वीं सदी आते आते यूरोप में भी कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव या परिवर्तन देखने को मिले। द हेवी आयरन टिप्ड प्लाउज एंड मोल्ड बोर्ड्स रिप्लेस्ड ओल्ड वुडन इक्विपमेंट। अब उन्होंने क्या किया, पुराने जो लकड़ी के हल थे उसके स्थान पर लोहे के भारी नोक वाले हल, नोक वाले हल का उपयोग करना शुरू कर दिया। साथ ही साँचेदार पटरों का भी उपयोग करना शुरू कर दिया, ठीक है। और जो लकड़ी के हल वगैरह या लकड़ी के जितने भी इक्विपमेंट वो यूज़ करते थे उनको बंद कर दिया। These plows dug much deeper and mold boards turned soil suitable, which resulted in better use of nutrients from the soil.
अब ये जो हल थे लोहे की फाल वाले या लोहे की भारी नोक वाले, ये ज़मीन को गहराई तक खोदते थे और ज़्यादा गहराई तक खोदने की वजह से ये ज़मीन के अंदर की दबी हुई उर्वरता को, फर्टिलिटी को बाहर निकाल लाते थे। ठीक है। इसके अलावा जो मोल्ड बोर्ड्स होते थे या साँचेदार पटरे होते थे, ये मिट्टी को सही ढंग से, मतलब नीचे की मिट्टी को ऊपर, ऊपर की मिट्टी को नीचे, इस तरह से पलट सकते थे, और जिसकी वजह से ये मिट्टी के जो पोषक तत्व थे ज़मीन के अंदर दबे हुए, वो बाहर निकल आते थे और उसका बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता था एग्रीकल्चर में। ठीक है। आगे क्या किया? द शोल्डर हार्नेस रिप्लेस्ड नेक हार्नेस ऑफ एनिमल्स दैट अलाउड एनिमल्स टू wield ग्रेटर पावर। अब क्या हुआ, जो पहले गर्दन पर जो जुआ बांधा था, बैल के गर्दन पर जो हल लगाकर या जुआ बांधकर हल चलाया जाता था, अब उस गर्दन के स्थान पर उनके कंधों पर, थोड़ा पीछे पीठ के ऊपर कंधों पर वो हार्नेस या जुआ बांधा जाने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो बैल या जो और कोई जानवर होता था उनको और ज़्यादा पावर मिलने लग गई। वो जितनी ताकत का यूज़ कर सकते थे, गर्दन पे बंदी होने की वजह से इतना ज़्यादा यूज वो नहीं कर पा रहे होते, लेकिन कंधों पर बांधने से, हार्नेस को या जुआ को कंधे पर बांधने से बैलों की शक्ति का ज़्यादा बेहतर तरीके से उपयोग किया जाने लग गया। ठीक है। नेक्स्ट, यूज ऑफ आयरन हॉर्स शूज़ प्रिवेंटेड फूट डिके ऑफ हॉर्सेस। अब आगे उन्होंने क्या किया, घोड़ों के पैरों में भी या खुर को टूटने से बचाने के लिए उनके पैरों में क्या कर दिया, लोहे की नाल बांधनी शुरू कर दी, नाल लगानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से जब घोड़े भागते थे तो उनके जो बीच बीच में खुर टूट जाते थे, तो वो खुर को टूटने से बचाने के लिए भी उन्होंने लोहे के नाल लगाने शुरू कर दिए। इससे उनके खुर भी नष्ट होने से, टूटने से बच गए। देयर वॉज इंक्रीज यूज ऑफ विंड एंड वाटर एनर्जी फॉर एग्रीकल्चर। साथ ही 11वीं सदी में चलकर जल शक्ति और पवन शक्ति का भी खेती में उपयोग बढ़ गया, मतलब जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ गया। ऑल ओवर यूरोप विंड एंड वाटर पावर्ड मिल्स वर established for the purpose of grinding corn and pressing grapes। पूरे यूरोप में पवन शक्ति या पवन ऊर्जा और जल शक्ति से चलने वाले जितनी भी मिल्स थी वो स्थापित कर दी गई। ठीक है। जितने भी उनके जो भी पर्पज या उद्देश्य थे, जैसे कि अनाज को पीसना या फिर अंगूरों को निचोड़कर शराब बनाना, इन सब में उन्होंने विंड पावर और वाटर पावर्ड मिल्स का उपयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है। ओके, नेक्स्ट, देयर वाज इंट्रोडक्शन ऑफ 3 फील्ड सिस्टम फॉर लैंड यूज इन प्लेस ऑफ ओल्डर 2 फील्ड सिस्टम। अब उन्होंने नया परिवर्तन 11वीं सदी में आकर ये किया कि पहले जो खेतों को 2 भागों में बांटकर खेती की जाती थी, अब 2 भागों के बजाय उसको 3 भागों में बांटकर खेती करने की व्यवस्था शुरू कर दी। ठीक है। तो पहले 2 भागों में बांटकर खेती करते थे पूरा प्राचीन तरीके से, बाद में ये 11वीं सेंचुरी में आकर उन्होंने 3 भागों में बांटकर खेती करना शुरू कर दिया, और फिर 3 में से 2 भागों में वो खेती करने लगे, 1 भाग को खाली छोड़ने लगे। वो आगे पढ़ेंगे हम इसमें। In that a peasant could use 2 out of 3 fields by sowing one crop in autumn and another crop in spring a year and half late। इस प्रकार की खेती में एक किसान 3 में से 2 खेतों में अपनी फसल बोकर उन दोनों का उपयोग करता था। ठीक है। मतलब 3 में से 2 फसलों में, जिसमें कि एक वो शरद ऋतु में बोएगा, ऑटम में बोएगा, और दूसरी वसंत में, दूसरी फसल वो बोएगा वसंत में, अगले साल ना होकर 1.5 साल बाद, ए ईयर एंड हाफ लेट, मतलब 1 साल और 6 महीने बाद में। मतलब हर खेत के बीच में वो 1.5 साल का अंतर रखता था। ठीक है। इसमें क्या किया उन्होंने,
बारी बारी से 1.5 साल का अंतर करते हुए हर खेत को उन्होंने यूज कर लिया। ठीक है, तो 3 भागों में बांटा, हर बार वो दो खेतों में लगातार बोता और एक को खाली छोड़ता और तीसरे को अगले फिर 1.5 साल बाद में यूज करता। इस तरह से उसकी 1.5 साल में जो फर्टिलिटी थी वापस आ जाती थी। दे कुड ग्रो wheat or rye in autumn in one field, then in second field they could grow peas, beans and lentils during spring, and could grow oats and barley for horses also। मतलब वो ऑटम के मौसम में या शरद ऋतु में गेहूँ या राई एक खेत में बो सकते थे, साथ ही दूसरे खेत में मटर, सेम या मसूर या जो दालें होती थी वो बो सकते थे बसंत ऋतु में। ठीक है, और ये इसके अलावा घोड़ों के लिए वो जई, बाजरा या जो भी वो बो सकते थे घोड़ों को खाने के लिए। ठीक है, द थर्ड फील्ड वाज लेफ्ट फॉलो, और जो तीसरा खेत होता था उसको वो खाली छोड़ देते थे। एंड बाय दैट दे कुड रोटेट द यूज ऑफ ऑल 3 फील्ड्स एवरी ईयर, और इस तरह से वो हर साल बदल कर सभी तीनों खेतों का यूज़ कर सकते थे। मतलब हर साल किसी एक खेत को खाली छोड़ते, 2 में एक खेती कर लेते, फिर अगले साल एक को खाली छोड़ते, 2 को खाली छोड़ देते। इस तरह से 1.5 साल में हर खेत का नंबर आ जाता था। विद द इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी देयर वाज इंस्टेंट enhancement in food produced from every unit of land। अब कृषि तकनीकों में सुधार की वजह से खाद्यान्न के उत्पादन में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, साथ ही भूमि के हर टुकड़े से फसल का उत्पादन भी बेहतर हुआ। द ग्रेटर यूज ऑफ प्लांट्स लाइक पीस एंड बीन्स meant increase in protein diet of European and better source of fodder for animals। अब ज़मीन का बहुत अच्छे तरीके से यूज होने की वजह से, साथ ही मटर, सेम आदि की फसलें बोने से प्रोटीन आहार में भी वृद्धि देखने को मिली, जिसकी वजह से यूरोपियंस का जो डाइट्स था वो अच्छा हो गया, उनका जीवन थोड़ा बेहतर हो गया, साथ ही उनको खाने पीने के अच्छे बेहतर स्रोत मिले, और जो जानवर थे, एनिमल्स थे, उनके लिए चारे की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। नाउ कल्टीवेटर कुड प्रोड्यूस मोर फूड फ्रॉम स्मॉल लैंड्स। अब जो किसान थे वो छोटी ज़मीन से के टुकड़े से भी अच्छी खासी खेती या अच्छा खासा उत्पादन वो कर सकते थे, और पहले की तुलना में ज़्यादा वो खाना या खाद्यान्न उत्पादन कर सकते थे। The average holding of peasants farm shrank from 100 एकड़ to 20 और 30 एकड़। अब जो औसत कृषि जोत का आकार जो था वो जाकर धीरे धीरे घटता चला गया। जो पहले 100 एकड़ होता था, बाद में धीरे धीरे कम होकर 20 से 30 एकड़ ही रह गया। ये औसत कृषि जोत का आकार था। ओके, नाउ स्मॉल होल्डिंग रिड्यूस the requirement of labor and could be efficiently cultivated, which gave time to peasants for other creative activities। अब जो कृषि जोतें थी या जिसको peasants फार्म बोलते हैं, अब खेतों की संख्या जब छोटी हो जाएगी, घट जाएगी, वो 100 एकड़ से 20 या 30 एकड़ ही हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, खेतों में मजदूरी की या श्रम की या लेबर की ज़रूरत कम हो जाएगी। ठीक है, इसकी वजह से एंड साथ ही जो किसान होंगे वो कृषि को और ज़्यादा कुशलतापूर्वक ढंग से समय दे पाएंगे और उसमें अपने और नई नई इनोवेशन करके अपने उत्पादन में वृद्धि कर पाएंगे। साथ ही किसान की जब जोत या कृषि जोत कम हो जाएगी तो उसको अपना घर का अन्य काम करने में या दूसरे रचनात्मक कार्य करने के लिए भी समय मिल जाएगा, और उसको वो भी फ्री समय के दौरान ऐसे रचनात्मक कार्यों को कर पाता था वो। ड्यूरिंग द 11th century द पर्सनल बॉन्ड्स बेस ऑन फ्यूडलिज्म वीकेंड। ठीक है, अब 11वीं सदी के दौरान जो पर्सनल बॉन्ड्स थे, यानी व्यक्तिगत से संबंधित व्यक्तिगत जो
संबंध थे सामंतवाद पर आधारित, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो गए। ठीक है, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गए। द लॉर्ड्स आस्क्ड फॉर रेंट इन कैश इंस्टेड ऑफ काइंड। आल्सो पीजेंट्स फाउंड इट ईजी टू सेल देयर क्रॉप्स टू ट्रेडर्स। अब लॉर्ड्स ने भी, अभिजातों ने भी अपने जो लगान वगैरह जो लेते थे किसानों से या दूसरे लोगों से, वो नकदी में, कैश में लेना शुरू कर दिया, बजाय किसी सेवा के या मजदूरी के या किसी वस्तु के। ठीक है, इसके अलावा किसान भी अब अपना जो प्रोडक्ट होता था या अपना जो उत्पादन होता था, उसकी या फसल जो होती थी, उसको वो कहीं भी बेच सकते थे या व्यापारी को भी बेच सकते थे। ठीक है, तो वो बड़ी आसानी से व्यापारी को बेच सकते थे क्योंकि कैश में लेन देन होने लग गया। द इंक्रीज्ड यूज ऑफ मनी began to influence prices which became higher in times of poor harvest। ठीक है, अब धन का यानी मनी का, पैसों का बढ़ते हुए उपयोग से कीमतों को भी, बढ़ते हुए उपयोग ने कीमतों को भी प्रभावित किया। मतलब ज़्यादा धन के उपयोग से कीमतें भी बढ़ जा रही थी, घट जा रही थी। ठीक है, और अक्सर देखने को मिलता था कि जब फसलें ख़राब हो जाती थी, फसलें बर्बाद हो जाती थी किसी भी वजह से, तो उत्पादन कम होता था तो चीज़ों के दाम, फसलों के दाम बढ़ जाते थे। ठीक है, इस तरह से आज भी हमें देखने को मिलता है कि जब फसल ख़राब होती है तो चीज़ों का दाम बढ़ जाता है। तो बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी बचा हुआ चैप्टर हम लास्ट वीडियो पार्ट नंबर 4 में कवर करेंगे। धन्यवाद।